कैसे हो आप सभी। जो अपना विकासात्मक विकारों में ऑटिज्म चल रहा है, उसकी पिछली कक्षा अपने ले ली, उसमें कुछ बातें की है। जिस साथी ने पिछली कक्षा नहीं देखी वो जाकर देखा है। देखो, अपन ऑटिज्म विस्तार पूर्वक से बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं विकासात्मक विकार में। इसमें से प्रश्न बहुत आते हैं। जो मुख्य बात है, अपन ने कल जो बात की थी ऑटिज्म के बारे में, उसमें अपन ने बात की थी, देखो, संप्रेषण की। इसको कैसे पहचाने, क्या कारण है। तो हमने संप्रेषण की बात की थी कि विद्यार्थी अंतःक्रिया नहीं कर पाता है, किसी से बोलता नहीं है। संप्रेषण की बात करने के बाद में अपन ने उसकी बात की थी सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास उसका बाध्य रहता है, सामाजिक कार्य वो नहीं कर पाता है, किसी से बोलचाल नहीं कर पाता है, किसी से इंटरेक्शन करने में झिझकता है। ऐसी कई बातें अपन ने की। संप्रेषण, सामाजिक विकास और व्यवहार के बारे में अपन ने बात कर रहे थे। व्यवहार, तो व्यवहार में अपन ने किया, भाई किसी भी कोई खेलने की चीज दो या कोई सी भी उनको कार्य करने के लिए चीज दो तो उसे वो सूंघेगा, फिर चाटने लग जाएगा। ये सब व्यवहार उसका रहता है। तो व्यवहारों में कुछ बातें और रह गई हैं, उन बातों के बारे में चर्चा करते हैं। व्यवहार में देखो, व्यवहार में बात करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं। कई प्रश्न सीधे उठकर आ जाते हैं, तो सीधे प्रश्न कौन से हैं। तो भाई 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। ऑटिज्म दिवस कब है? 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस। कब? 2 अप्रैल को। समझने वाली बात है, विश्व ऑटिज्म दिवस। अब देखो, ऑटिज्म में बात करें तो विकलांगता में है या नहीं है। तो ऑटिज्म में विकलांगता में शामिल कर लिया गया था राष्ट्रीय, देखो बात करें राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में इसे विकलांगता में शामिल कर लिया गया था। इसे विकलांगता में लिया गया था। देखो, ऑटिज्म को 1999 में राष्ट्रीय न्यास अधिनियम में इसको शामिल कर लिया गया विकलांगता में। तो ये प्रश्न है, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। हम बात कर रहे हैं व्यवहार की। तो हमने व्यवहार में 2 बातें कल पढ़ी, जिसमें कि भाई सूंघने लग जाता है, किसी चीज को चाटने लग जाता है। उसी में व्यवहार के आगे चलते हैं। देखो, व्यवहार में क्या क्या रहता है। व्यवहार को आप सही तरीके से, उसके प्रतिक्रिया को, व्यवहार को सही तरीके से आप याद करना, इसमें से प्रश्न अधिकतर आते हैं। तो व्यवहार की अपन बात कर रहे थे। तो व्यवहार में देखो, सीमित रुचियां, विद्यार्थी रुचि नहीं लेता है। जिस बालक में ऑटिज्म है वो सीमित रुचि रखता है, रुचि नहीं लेता, किसी कार्य को करने में वो रुचि नहीं लेता है। एक कोने में बैठा रहेगा, इस प्रकार से कई कार्य करता है। वो अकेला ही बैठा रहेगा, तो सीमित रुचियां रहती हैं, उसकी रुचि नहीं लेता। रूढ़िवादी व्यवहार, रूढ़िवादी व्यवहार। देखो, रूढ़िवादी व्यवहार से अपना क्या तात्पर्य है। रूढ़िवादी व्यवहार से ये तात्पर्य है कि वो पुराने व्यवहारों को नहीं छोड़ते। जो कार्य वो करने लग जाए वही कार्य वो करते हैं। पीले रंग की अगर वो टी शर्ट पहनने लग जाएंगे तो पीले रंग की ही टी शर्ट पहनेंगे। अगर चावल खाने लग जाएंगे तो चावल ही खाएंगे। क्रिकेट खेलने लग जाएंगे तो क्रिकेट खेलेंगे। बॉल के साथ खेलने लग जाएंगे तो बॉल के साथ ही खेलेंगे। किसी एक कार्य को करने लग जाएंगे, वो कार्य ही वो लगातार करते हैं। तो रूढ़िवादी उनमें परंपराएं रहती हैं, रूढ़िवादी व्यवहार रहते हैं। किसी एक, मतलब आज जो कर लिया कल भी वही होगा, ऐसे नहीं है, बार बार चेंज करते हैं। तो रूढ़िवादी उनका व्यवहार रहता है, सीमित उनकी रुचियां रहती हैं। तो और देखो, परिवर्तन विरोधी रहते हैं वो, परिवर्तन विरोधी, परिवर्तन नहीं चाहते वो, अपनी लाइफ में, जिंदगी में परिवर्तन नहीं चाहते। जैसे कि मान लो कोई बालक है, वो पीली टी शर्ट पहन रहा है और आप उसको दूसरी टी शर्ट पहनने के लिए कहोगे तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो मना कर देगा। तो परिवर्तन विरोधी रहते हैं, ये परिवर्तन विरोधी रहते हैं। और देखो, आत्मघाती रहते हैं, आत्मघाती।
मतलब ये स्वयं को ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, दूसरे को भी चोट पहुंचा सकते हैं, लेकिन कोई बात कह दो आप, अगर नाराज हो गए तो स्वयं को ज्यादा चोट पहुंचाते हैं, ये खतरा इनको रहता है। इसलिए परिवार वाले जिस छात्र में, जिस विद्यार्थी में, जिस बच्चे में ऑटिज्म है, तो उसको परिवार वालों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसकी देखभाल के लिए किसी को रखना चाहिए या स्वयं रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी किसी भी वक्त भी कुछ भी कर सकता है। तो वो आत्मघाती बात रहती है, तो आत्मघाती रहते हैं, वो खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं, या उनके व्यवहार है देखो। और किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं, किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं। आप देखो, व्यवहार की हम बात कर रहे हैं तो सीमित रुचियां उनकी रहती हैं, रूढ़िवादी व्यवहार रहता है, परिवर्तन के विरोधी रहते हैं, आत्मघाती वो रहते हैं, किसी कार्य को बार बार दोहराते हैं। किसी कार्य को करते समय वो क्या करते हैं, बार बार दोहराते हैं। यहां तक समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो अब कारण क्या है, कारण मुख्यतः क्या है भाई, किसी बच्चे में ऑटिज्म है, उसके कारण क्या है, कारणों के बारे में अपन बात करते हैं। कारण क्या है भाई, तो कारण है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मुख्य कारण ये है भाई, वंशानुक्रम। अगर परिवार में किसी सदस्य के पहले से ऑटिज्म रहा है, ये ऑटिज्म नामक समस्या रही है, आत्म विमोह नामक बीमारी रही है, तो वो उस छात्र में, उस बच्चे में भी आ जाएगी। तो ये वंशानुक्रम है, तो इसका कारण है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी इसका कारण रहता है। देखो, अगर वंशानुक्रम नहीं है, अगर पहले किसी पूर्वज में ये नहीं है, ये ऑटिज्म नहीं है, समझिए इस बात को, अगर अगर वंशानुक्रम कारण नहीं है, वंशानुक्रम कारण नहीं है, अगर वंशानुक्रम नहीं है, अगर पहले पूर्वज में अगर किसी में ये ऑटिज्म नहीं है, और फिर भी ऑटिज्म अगर किसी बालक में होता है, अगर वंशानुक्रम कारण नहीं है, फिर भी ऑटिज्म होता है बच्चे में, ऑटिज्म बच्चे में पाया जाता है, पाया जाता है। अगर देखो, अगर वंशानुक्रम कारण नहीं है, फिर भी ऑटिज्म बच्चे में पाया जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन स्पोरेडिक ऑटिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पोरेडिक ऑटिज्म। ऑटिज्म, ये मुख्य बात है। अगर किसी में पहले से वंशानुक्रम कारण नहीं है और फिर भी बच्चे में ऑटिज्म पाया जाता है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे? स्पोरेडिक ऑटिज्म। और देखो, मस्तिष्कीय विकार भी कारण हो सकते हैं, मस्तिष्क में चोट लग जाने से या मस्तिष्कीय कोई विकार, वो भी कारण हो सकते हैं। पर्यावरण के कारण भी हो सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण में रहना, इस प्रकार के भी कई कारण रह सकते हैं। तो ये कारण है भाई, वंशानुक्रम, मस्तिष्कीय विकार, पर्यावरण और स्पोरेडिक ऑटिज्म। अगर पहले से ऑटिज्म नहीं है परिवार में और फिर भी बच्चा ऑटिज्म होता है, तो उसे अपन स्पोरेडिक ऑटिज्म बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। कुछ और बच रहा है इसके बारे में, वो बात करते हैं, फिर आज समाप्त करते हैं इस टॉपिक को। भाई वैसे तो ऑटिज्म के प्रकार आते नहीं है, लेकिन मुख्यतः ऑटिज्म 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। देखो बात करते हैं, ऑटिज्म मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। ऑटिज्म के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा होता है? क्लासिक सिंड्रोम, क्लासिक सिंड्रोम ऑटिज्म। दूसरा अपना होता है एस्पर्गर सिंड्रोम ऑटिज्म। और तीसरा कौन सा होता है? परवेसिव सिंड्रोम। देखो, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
क्लासिक सिंड्रोम ऑटिज्म, एस्पर्गर सिंड्रोम ऑटिज्म और परवेसिव सिंड्रोम ऑटिज्म। अब इसमें अंतर क्या है? अगर अगर बोलने संबंधित विकार है और बाकी सब सही है, विद्यार्थी में, बच्चे में अगर बोलने संबंधित दिक्कत वो लेता है, बोलने में हिचकिचाता है, बोलने में डरता है, हकलक के बोलता है, तो बोलने संबंधित है तो क्लासिक सिंड्रोम है। बाकी सब सही है, बोलने संबंधी विकार है और बाकी सब सही है, बाकी सब सही है। भाई बोलने संबंधित विकार है और बाकी सब सही है तो क्या है? क्लासिक सिंड्रोम ऑटिज्म। क्या है? क्लासिक सिंड्रोम ऑटिज्म। और एस्पर्गर सिंड्रोम ऑटिज्म क्या है? अगर सामाजिक व्यवहार में दिक्कतें हैं, सामाजिक व्यवहार में दिक्कतें हैं और बाकी सब सही है तो एस्पर्गर सिंड्रोम ऑटिज्म। और सभी में दिक्कत है, सभी व्यवहारों में दिक्कतें करता है, सभी में कठिनाई, सभी व्यवहारों में दिक्कत करता है, सभी में कठिनाई करता है तो परवेसिव सिंड्रोम है, परवेसिव सिंड्रोम। देखो क्लासिक सिंड्रोम कब होता है? जब बोलने में दिक्कत है, संप्रेषण करने में दिक्कत है, अंतःक्रिया करने में दिक्कत है, बाकी सब सही है तो क्लासिक सिंड्रोम ऑटिज्म। एस्पर्गर सिंड्रोम ऑटिज्म भाई सामाजिक व्यवहार में दिक्कतें हैं, बाकी बोलने में सब प्रक्रियाओं में सही है तो ये एस्पर्गर सिंड्रोम ऑटिज्म होगा। और परवेसिव सिंड्रोम में सभी में कठिनाई होती है, सभी व्यवहारों में, बोलने में भी, सामाजिक में भी, अंतःक्रिया में भी, सभी व्यवहारों में। तो ये अपना जो विकासात्मक विकार में ऑटिज्म है ये अपना कंप्लीट होता है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।